हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स आपके साथ जून से लेकर के जनवरी तक बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे यूपीएससी और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं हम लोग और स्टडी मटेरियल देते हैं आपको। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो ये 2 नंबर यहाँ मेंशन्ड है, किसी पे भी आप हमें कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 14 यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है उसका 14वां सेशन जो अभी इंडिया के न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में समझाया था कि एक रियो समिट हुई थी जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है 1992 में। उसके कुछ आउटकम्स हमारे सामने निकल के आए थे, जैसे कि UNFCCC, जैसे कि UNCBD, जैसे कि UNCCD। ये जो UNCCC है, UNFCCC, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से डील करता है। जो CBD है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से डील करता है और जो CCD है वो बेसिकली डेजर्टिफिकेशन को रोकने से डील करता है। ये जो तीनों हैं ये कन्वेंशंस हैं, यानी इस समय कन्वेंशंस 1992 से अगर बात करें तो 3 बाहर आए थे। इन कन्वेंशंस के अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स बाहर आए, जैसे कि एजेंडा 21, उसके अलावा फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब हमारी निकल के आई अर्थ समिट या रियो समिट 1992 में जो हुई थी। अब हर एक समिट यानी हर एक जो ये है कन्वेंशंस, इनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स है, अपने अपने अलग डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, CCC जो है वो क्लाइमेट चेंज पे बात करता है, CBD जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे बात करता है और CCD जो है वो डेजर्टिफिकेशन पे बात करता है। तो अब इनमें अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए हुआ ये कि तय किया गया भाई सारी जो भी कंट्रीज़ हैं, जो सदस्य हैं, वो एक साथ इकट्ठे होंगे एक कमरे में और चर्चा करेंगे। तो ये जो एक साथ इकट्ठे होकर मीटिंग की गई, इनको बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। उसमें जो पार्टी है वो कौन है? वो सारी मेंबर स्टेट्स हैं। जो भी स्टेट्स इस पर्टिकुलर कन्वेंशन से जुड़ी हुई हैं वो इसमें इकट्ठी होंगी और कॉन्फ्रेंस करके ये डिसाइड करेंगी कि आगे का रास्ता क्या हमको तय करना है। यहाँ पे जो भी डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए या उस इशू पे बात करने के लिए इस तरीके की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी तो वो इसके तहत होगी। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे मीटिंग होगी, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, कैसे उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, इस बारे में अगर कभी बात करेंगे तो वो इसके तहत COP होंगी। तो दोस्तों, बात ये है कि हर एक कन्वेंशन की अपनी अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं, क्योंकि अगर एक कॉमन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो जाए तो उसमें सारे मुद्दे तो आप डिस्कस कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबके अपनी अपनी खुद की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, उसमें भी अपने अपने हिसाब से होती हैं। जैसे कि UNFCCC में अभी 2019 में 25वीं मीटिंग हुई है, तो उसको हमने बोला है COP 25। लेकिन अगर हम CCD की बात करें तो यहाँ पे अभी 14th मीटिंग हुई है, जिसको हमने कहा COP 14। तो इसी COP 14 को अब हम समझेंगे, हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिसाइड की गई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नई दिल्ली में इसको कन्वीन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने UNCCD की COP होस्ट की है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया रियो डे जेनेरियो में एक मीटिंग हुई थी 92 में, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। 3 वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बाहर आए थे, जिसमें से एक था UNCCD। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए इसमें हम लोग प्रयास करते हैं। अब एक बात आती है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? समझ लीजिए ये जो हमारा लैंड है ये वैसे फर्टाइल लैंड है, लेकिन क्या हुआ, किसी इंटरवेंशन के चलते, मान लीजिए ह्यूमन इंटरवेंशन है या फिर किसी और वजह से चलते, क्या हो रहा है, इसकी धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो है मरुस्थल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मरुस्थलीकरण हो रहा है इस पर्टिकुलर जगह का। तो इसकी फर्टिलिटी पूरी खत्म हो जाती है और काइंड ऑफ डेजर्ट जैसा ये बन जाता है। 1994 में ये एस्टैब्लिश किया गया UNCCD, और ये एकमात्र अकेला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल तरीके से लैंड के मैनेजमेंट को आपस में लिंक करता है। कैसे आप बेहतर लैंड को मैनेज करेंगे जिससे एनवायरनमेंट भी बेहतर मैनेज हो पाए। ये बेसिकली एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज़ को फोकस करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो भी यही पाएंगे, UNCCD जो है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। हम लोग हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं।
तो ये जो COP14 हुई है इसकी थीम थी रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, यानी बेसिकली थीम बता रही है अगर आप लैंड को रिस्टोर करेंगे तो ही आप फ्यूचर को सस्टेनेबल बना पाएंगे। और यहाँ पे जो थीम दी गई है आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो हमने ये नीचे दिवस पढ़ा था 17 जून को जो मनाया जाता है उस दिवस की थीम है वर्ष 2019 की। तो यानी ये एक डे की थीम है और जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है COP14 की थीम है। इंडिया ने चाइना से प्रेसिडेंसी COP की ले ली है अगले 2 सालों के लिए, यानी 2021 तक इंडिया प्रिसाइड करेगा। अब इंडिया उन कुछ कंट्रीज में से सिर्फ जो कि लिमिटेड हैं उनमें से एक कंट्री है जिसने सभी तीनों रियो कन्वेंशंस को अलग अलग टाइम पीरियड पे होस्ट किया है, यानी इसने तीनों के अंडर जो भी COP होती है UNFCCC, UNCCD, UNCBD, उन सभी को होस्ट किया है। ऐसी कुछ गिनी चुनी कंट्रीज है, उनमें से इंडिया भी एक है। अब हम देखते हैं COP में क्या हमारे सामने परिणाम आए। सबसे पहले अडॉप्शन आया दिल्ली डिक्लेरेशन का। इसमें अलग अलग पार्टीज ने अपना कमिटमेंट दिखाया है कि वो रेंज ऑफ इश्यूज पे जैसे कि जेंडर, हेल्थ, इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन, क्लाइमेट चेंज को रोकना, प्राइवेट सेक्टर का ग्रेटर एंगेजमेंट लाना है। उसके अलावा पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव और रिकवरी ऑफ 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड, इस तरीके की चीज़ों पे कमिट किया है। यानी 5 मिलियन हेक्टेयर जो कि हमारा लैंड इंडिया में डिग्रेड हो गया है, खराब हो गया है, उसको हमको वापस सही करना है, रिस्टोर करना है, रिकवर करना है। फिर एक पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव पे भी हम लोगों ने सहमति जताई है। यहाँ पे पार्टीज ने ये चीज़ तय की है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर सतत विकास लक्ष्य को टारगेट बनाकर हमको हमारे देश में हो रहे लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है। वर्ष कौन सा लिया गया है, जो कि SDG का है, यानी 2030। तो 2030 तक हमको हमारे लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है। अब ये पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये साउथ कोरिया का एक इनिशिएटिव है जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को पीस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ये फोकस करता है कि लैंड डिग्रेडेशन की समस्या से हम लड़ पाएँ। कहाँ पे? ऐसे बॉर्डर्स पे जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन है, जिन पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ऐसे बॉर्डर्स पे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को रोक पाएँ। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजी को ये कोशिश करता है पीस बिल्डिंग के साथ जोड़ने की, तो इसीलिए इसका नाम है पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव। उसके अलावा एक ड्रॉट टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है, यानी अगर सूखा पड़ेगा तो उसके लिए हमने एक अपना टूल बॉक्स लॉन्च किया है। ये डेवलप किया जा रहा है करेंटली ड्रॉट इनिशिएटिव के तहत, जिसमें कई सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे UNCCD, WMO, FAO, GWP, नेशनल ड्रॉट मिटिगेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का और UNEP DHI। ये क्या है? ये वन स्टॉप शॉप रहेगी। जितने भी समस्याएं ड्रॉट से रिलेटेड हैं, ड्रॉट से संबंधित हैं, ये उस सभी समस्याओं को हल करने का एकमात्र एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है। इसके अलावा दोस्तों हमने एक सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, यानी कि जो धूल वाली आंधी चलती है, उससे लड़ने के लिए एक कोलिशन ग्रुप भी बनाया है, जिसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी आने वाले समय में आंधी आए, डस्ट स्टॉर्म आए, सैंड स्टॉर्म आए, तो उसकी हम बेहतर मॉनिटरिंग कर सकें और उसके लिए ऑलरेडी तैयार हो सकें। इसके साथ ही यहाँ पे एक और अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। नाम उसका रखा गया है इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, यानी 3S। ये जो इनिशिएटिव है इसमें हम लोगों ने बेसिकली लैंड को रिस्टोर करने पे फोकस किया है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन जॉब्स क्रिएट की जा सकें। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और नया टर्म आया है, ग्रीन जॉब्स, यानी कि ऐसी जॉब जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे फोकस्ड हो, ऐसी जॉब क्रिएट कर सकें। ये जो इनिशिएटिव है ये 14 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने शुरू किया है। उसके अलावा भारत ने यहाँ पे एक अपना कमिटमेंट रखा है कि हम लोग कम से कम 50 लाख हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड वापस रिस्टोर करेंगे आने वाले 10 सालों में। और साथ ही यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, जो टेक्निकल असिस्टेंस देगा और साथ में मदद करेगा लैंड डिग्रेडेशन को रोकने में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्बन संचय और मुद्रा में ऑर्गेनिक कार्बन का महत्व। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन कमेटी एक स्थापित की गई थी, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित थी। उसने एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की है। रिपोर्ट में एम्फेसाइज किया गया है कितनी ज़रूरत है हमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की, और उसके तहत कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं लैंड का डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन। अब बात करते हैं ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है क्या। ऐसी कार्बन जो कि एसोसिएटेड हो सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर के साथ, उसको हम कहते हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? प्लांट्स हो सकते हैं या उनके रिमेन्स, एनिमल के रिमेन्स जो अपने अलग अलग स्टेजेस पे हो डिकम्पोजिशन के।
उसके अलावा और भी माइक्रोबियल बायोमास भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। जनरली सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को हम मेजर किया जाता है लेबोरेटरी में, और किसके ऊपर किया जाता है, जो सैंपल सॉइल के कलेक्ट किए जाते हैं फील्ड से। जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल की प्रोडक्टिविटी में और अलग अलग इकोसिस्टम प्रोसेसेस में। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक मैटर की, तो एक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर 2% से लेकर करीब 10% तक सॉइल के मास का कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। अब अगर हम लोग ये मेजर्स की बात करें कैसे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो एक तो कार्बन लॉस को आप बचाएं। कैसे बचाएंगे? पीटलैंड्स बचा के। पीटलैंड्स क्या होता है? पीटलैंड एक टाइप के वेटलैंड होते हैं, और दोस्तों जो वेटलैंड्स होते हैं ये वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्वायर होते हैं कार्बन के। यानी यहाँ पे कार्बन को ट्रैक करने पे आप पाएंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी रिजर्वायर होती है कार्बन की। तो अगर ऐसे वेटलैंड्स या फिर ऐसे पीटलैंड्स को आप बचाएंगे तो इसके तहत आप कार्बन का लॉस भी कम कर पाएंगे, जिससे सॉइल में मौजूद कार्बन ज़्यादा मिलेगी। और कैसे बचा सकते हैं आप पीटलैंड्स को? आप इस तरीके के एनफोर्समेंट रेगुलेशंस के करिए जिसके तहत बर्निंग को रोक दिया जाए, ड्रेनेज को रोक दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे पीटलैंड्स या वेटलैंड्स मौजूद रहें। उसके अलावा कार्बन के अपटेक को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है कार्बन स्टोर करने की, लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। कैसे? आप क्रॉप रेसिड्यू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दें, कंटूर फार्मिंग को बढ़ावा दें, टेरेसिंग करें, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स को लगाएं, इरिगेशन बढ़ाएं। तो इन सब चीज़ों से होगा क्या, जो सॉइल में मौजूद कार्बन है वो ऑर्गेनिक कार्बन बनी रहेगी, जिसके तहत सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के जो भी बेनिफिट्स हैं आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। वैसे इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, अगर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अच्छी होगी तो आप अपने फील्ड में अगर देखें या फिर आप अपने फार्म में देखें तो जो यील्ड है चीज़ों की, जो आपके अनाज की, वो अच्छी होगी। साथ में ये भी पाया गया है जहाँ जहाँ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी मात्रा में मौजूद है वहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, और वहाँ पे सॉइल में ज़्यादा फिजिकल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। उसके अलावा और पॉइंट्स देखें तो ये सॉइल का एरेशन बढ़ाता है, यानी सॉइल के अंदर जाने वाली हवा को भी ये बढ़ाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होगा। वाटर का ड्रेनेज और वाटर का रिटेंशन दोनों ही चीज़ें बेहतर करता है। इरोजन के रिस्क को कम करता है, न्यूट्रिएंट की लीचिंग को स्टेबल करता है। उसके अलावा सॉइल की केमिकल कंपोजिशन बेहतर होती है, जो उसकी न्यूट्रिएंट होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी बेहतर होती है। तो अल्टीमेटली आप पाएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के बहुत ढेर सारे यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि हम सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को मेंटेन करें, उसको स्टेबल रखने के लिए इनिशिएटिव लें। उसके तहत हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके लैंड में, अगर आपके सॉइल में ये सारी खूबियाँ मिलेंगी तो ऑब्वियसली आपका लैंड डिग्रेडेशन कम होगा, डेजर्टिफिकेशन कम होगा। तो इसीलिए सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी हेल्प करेगी आपके लैंड डिग्रेडेशन को रोकने में। उसके अलावा यहाँ पे आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको मॉनिटर करना ज़रूरी है। जहाँ भी आपको दिखे थोड़ा बहुत लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वहीं पे तुरंत रिपोर्ट करें और वेरीफाई करें इम्पैक्ट कि क्या एक्चुअली में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो कम हो रही है। उसके अलावा कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, यानी सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस तरीके की पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें अगर आप एक नेशनल लेवल पे देखेंगे तो उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सब लोग साथ मिलकर काम करें, और इंटरनेशनल लेवल पे भी सारी कंट्रीज साथ मिलकर काम करेगी, तभी हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा पाएंगे, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की जो अमाउंट है उसको बेहतर कर पाएंगे। उसके अलावा अलग अलग तरीके की असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, भले टेक्निकल हो। फार्मर्स को इंसेंटिव दीजिए, उनको कहिए कि आप अगर ये चीज़ें अप्लाई करें तो आपकी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगी, और अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो हम उसके इंसेंटिव और देंगे। या फिर जो जो चीज़ें अप्लाई करनी है जिससे सॉइल के ऑर्गेनिक कार्बन में बढ़ोतरी हो सकती है वो आप फार्मर्स को फ्री में दीजिए। तो ये एक काइंड ऑफ इंसेंटिव हो गया जिससे उनके खुद के ही लैंड को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट ने ये बताया कि भाई ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन हमारे सॉइल में रहती है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, या फिर सभी प्लांट्स को आप कंबाइन कर लें तो भी। तो यानी ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ रहती है। सबसे ज़्यादा कार्बन सॉइल में है इस रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद अगर आप एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन को ऐड कर ले प्लांट में मौजूद कार्बन के साथ, तो भी सॉइल में मौजूद कार्बन ही आगे रहेगी। फिर हम चलते हैं यहाँ पे अपने अगले टॉपिक पे, फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है ये जो कि फॉरेस्ट के लैंडस्केप मैनेजमेंट पे फोकस करता है। ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है ये। और ये प्रोग्राम किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो यूएस की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम को शुरू किया है। प्रोग्राम है 5 ईयर का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोशिश की जाएंगी कि हम लोग इकोसिस्टम की सर्विसेज को हार्नेस करके फॉरेस्ट के लैंडस्केप को मैनेज कर सकें। दिसंबर 2018 में इसको शुरू किया था और ये 2.0 है, यानी इसका कोई 1.0 भी होगा, तो 1.0 भी ऐसा ही 5 साल का प्रोग्राम था जिसने 2017 में अपनी अवधि पूरी की थी। उसके बाद हमने दिसंबर 2018 से ये 2.0 वाला स्टार्ट किया। इसमें फोकस करते हैं हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग पे और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करने पे, डिफॉरेस्टेशन को कम करने पे। तो इस दोनों से क्या होगा, जो भी इन दोनों ही चीज़ों से एमिशन निकलता है। तो दोस्तों ये फॉरेस्ट प्लस 2.0 है। अगर मैं बात करूं इसके पहले वाले की यानी फॉरेस्ट प्लस की, तो यहाँ पे 4 पायलट प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था, जो कि थे सिक्किम में, रामपुर में, शिवमोगा में और होशंगाबाद में। और ये वाला जो है ये इसका सेकंड वर्जन है, वो मैंने आपको बता दिया, फॉरेस्ट प्लस 2.0। अब इस नए वाले के तहत कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। क्या है टारगेट? देखिए, सबसे पहले तो 1,20,000 हेक्टेयर का जो लैंड है उसको इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट के तहत लाना है। उसके अलावा नई इंक्लूसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ हमें बढ़ना है, जो कि वर्थ $12 मिलियन की होगी। उसके अलावा हमको मेजरेबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं 8 लाख घरों को, यानी 8 लाख हाउस होल्ड्स को। 3 इंसेंटिव मैकेनिज्म इसमें बात की गई है, स्ट्रैटेजी, कैपेसिटी और सपोर्ट। इन तीनों की मदद से हमको लैंडस्केप को बेहतर मैनेज करना है और इकोसिस्टम की सर्विसेज को अपने लैंडस्केप मैनेजमेंट के जरिए और आगे बढ़ाना है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी 3 जगह के यानी 3 लैंडफिल्स के बायो माइनिंग और बायो रेमेडिएशन शुरू किया है। कौन कौन सी जगह का? एक तो भलसवा, ओखला और गाजीपुर के एरियाज़ पे फोकस किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले लैंडफिल्स क्या होते हैं, दूसरी बात बायो रेमेडिएशन क्या होता है और तीसरी बात बायो माइनिंग क्या होता है। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले लैंडफिल से। लैंडफिल क्या होता है, समझ लीजिए ये साइट है। इस साइट पे हम लोग कचरा फेंकते रहते हैं और एक बार जब ये अपनी कैपेसिटी पे मतलब पूरा हो जाता है, समझ लीजिए इस पे पूरे पे कचरा फेंक गया, कचरा भर गया, तो इसको ऊपर से ढक देते हैं, मिट्टी के नीचे इसको गाड़ दिया जाता है। तो ये जो साइट है इसको लैंडफिल कहा जाता है। इसी को दूसरी तरीके से मैं समझाऊँ तो आप समझिए कि ये एक ज़मीन है, ज़मीन में एक छोटा सा यहाँ पे हमने गड्ढा बना दिया है। अब होगा क्या, गड्ढे में हम लोग कचरा भरते जा रहे हैं, कचरा यहाँ डाल दिया आपने, यानी लैंड को फिल कर दिया आपने। उसके बाद इसके ऊपर आपने मिट्टी की सतह इस तरीके से बिछा दी है, तो जो कचरा है वो नीचे मिट्टी के दब गया है, वो दफन हो गया है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप कहते हैं लैंड फिलिंग, और ये जो चीज़ हुई है इसको कहते हैं लैंड फिल। तो ऐसे ही लैंडफिल्स जहाँ पे कचरा फेंका गया और फिर दबा दिया गया, दिल्ली में 3 जगह चुने गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एक है बलसवा, एक है ओखला, एक है गाजीपुर। उन एरियाज़ का बायो रेमेडिएशन किया जाएगा, बायो माइनिंग किया जाएगा। देखिए दोस्तों, नाम से आप समझ पा रहे हैं, बायो और रेमेडिएशन, किसी चीज़ की रेमेडी करने की बात हो रही है। बायो यानी कि किसी ऑर्गेनिक थिंग की मदद से। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक थिंग है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और रेमेडी किसकी की जाएगी, कचरे की जाएगी, या फिर अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट की जाएगी। अब वेस्ट कैसा भी हो सकता है ऑयल स्पिल हो, यानी कहीं पे कोई शिप जो है वो तेल लेके जा रही हो, उसमें किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई उसमें छेद हो गया हो जिसके तहत उसके अंदर का जो तेल है वो बाहर फैल गया हो, इसको आप ऑयल स्पिल कहते हैं। तो वो पानी को प्रदूषित करता है। उसके बाद हो सकता है ग्राउंड वाटर कंटैमिनेट हो गया हो, या हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, यानी इंडस्ट्री से निकला हुआ कचरा हो। तो ये इनमें से कोई भी वेस्ट हो सकता है। इस वेस्ट की हम रेमेडी करेंगे। रेमेडी मतलब इस वेस्ट को हम लोग सड़ाएंगे, गलाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, जिससे कि वो एनवायरनमेंट को प्रदूषित ना करे और उनका सही से समाधान निकाला जा सके। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को देखें तो देखिए, पॉल्यूटेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, मैंने आपको बताया रेमेडी की जा रही है, या वेस्ट की जा रही है जो कि ऑयल स्पिल हो सकता है, कंटैमिनेटेड ग्राउंड वाटर हो सकता है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू जनरेटेड कोई भी कचरा हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक रेमेडी की बात हो गई। अब कौन करेगा, कोई बायोलॉजिकल थिंग करेगी, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे वही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करके, जैसे कि बैक्टीरिया, हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसमें अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है जो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करेंगे या फिर जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है, उनको क्या है, बैक्टीरियाज की मदद से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा। इसको बोला जाता है बायो रेमेडिएशन। अब दूसरे वर्ड पे देखते हैं, यहाँ भी हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, बायो और माइनिंग। बायो यानी कि वही सेम, मतलब कोई ना कोई इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा। माइनिंग क्या होता है, जब हम किसी भी जगह को खोद के वहाँ से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से एलिमेंट्स निकालते हैं, तो उसको आप कहते हैं माइनिंग।
तो यानी यहाँ पे क्या होगा, बायो का मतलब है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे मैं मानूंगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से आप माइनिंग करेंगे, यानी किसी भी जगह आप वहाँ पे खुदाई करेंगे, खोद के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से वहाँ से एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसको आप कहेंगे बायो माइनिंग। अब आप एक बार डेफिनेशन देखेंगे तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स। और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनिंग का मतलब है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो हम लोग किसी भी चीज़ में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं बायो माइनिंग। माइनिंग आपको पता है, किसी भी चीज़ को खोद के उसमें से मेटल निकालना, बस उसमें आपको बायो का इस्तेमाल करना है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से अगर कोई भी साइट मेटल से प्रदूषित हो तो उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये भी बायो माइनिंग टेक्निक्स के अंतर्गत ही आती है। यानी मान लीजिए ये कोई लैंड है, इसमें अलग अलग तरीके के हैवी मेटल्स पड़े हैं जो इसके सॉइल को पल्यूट कर रहे हैं, और ये जब नीचे लीच हो जाते हैं तो ये ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, और जब इस ग्राउंड वाटर का कोई भी व्यक्ति सेवन करता है तो ये मेटल्स उसके शरीर तक पहुंच जाते हैं और अलग अलग उसके बीमारियां कॉज करते हैं। तो ज़रूरी है इस एरिया के मेटल्स के पॉल्यूशन को ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं, वो इन मेटल्स को छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे, और इस टेक्निक को भी बायो माइनिंग के अंतर्गत ही कंसिडर किया जाता है। अल्टीमेटली दोनों ही तरीकों में होगा क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होगा, और किसी भी एक एरिया को लैंडफिल साइट जो कि यहाँ पे ली गई है उसको क्लीन अप करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सहायता करेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन प्राइसिंग यानी कार्बन पे प्राइस लगाना। क्या है ये बेसिकली जो भी कोई प्रदूषण कॉज करता है, जो भी पोल्यूशन फैलाता है, उसको रोकने की एक टेक्निक है। इसको हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। अब बेसिकली होगा क्या, जो व्यक्ति जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट में एमिट करेगा, एनवायरनमेंट में छोड़ेगा, उसके ऊपर उतना ज़्यादा प्राइसिंग लगाया जाएगा। यानी आपने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ी है तो आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, सीधी सी बात। तो बेसिकली ये एक इकोनॉमिकली एफिशिएंट तरीका है जिससे हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकें। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है हाई लेवल कमीशन की कार्बन प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिवनेस बाय कार्बन प्राइसिंग के ऊपर। तो उसमें ये स्ट्रॉन्ग केस रखा गया है कार्बन प्राइसिंग के लिए, यानी कार्बन प्राइसिंग होनी चाहिए। क्या होती है कार्बन प्राइसिंग, मैंने आपको समझा दिया। ये एक्सटर्नल कॉस्ट होती है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के तहत आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ एमिशन दैट द पब्लिक पेज, यानी जो पब्लिक पे करती है। पब्लिक कौन, जो भी वहाँ पे प्रदूषण फैलाएगा, जो पर्यावरण को नुकसान करेगा, उस आदमी को यहाँ पे करना पड़ेगा। जो व्यक्ति क्रॉप्स को डैमेज करेगा उसको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा हीट वेव्स अगर आएंगी या फिर अगर सूखा पड़ेगा तो हेल्थ केयर कॉस्ट भरनी पड़ेगी हमको। या फिर अगर और बात करें तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगी अगर बाढ़ आएगी या फिर समुद्र का लेवल बढ़ता है तो। यानी जो भी आपने कार्बन एमिट की है उसको हमने जोड़ दिया यहाँ पे एक प्राइस से। आप कार्बन एमिट करिए, आप प्रदूषण फैलाइए, पर्यावरण को नुकसान फैलाइए, आपको उसका एक प्राइस भरना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो होगा ये कि लोग इस प्राइस के चक्कर में कम कार्बन एमिट करेंगे जिससे कि ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे। अभी जो कार्बन प्राइसिंग है ये बेसिकली दो अलग अलग प्रकार की होती है। एक है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, एक है कार्बन टैक्स। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम का क्या तात्पर्य है, बेसिकली यहाँ पे कैप एंड ट्रेड होती है, इसी वजह से इसको कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दो इंडस्ट्रीज़ ले रहा हूँ। अब मानिए अगर ये जो इंडस्ट्री है इसने ज़्यादा पोल्यूशन कॉज किया है और इस इंडस्ट्री ने कम पोल्यूशन कॉज किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करने वाली इंडस्ट्री को नुकसान होगा। अब कैप एंड ट्रेड कैसे है, हम लोग बेसिकली दोनों इंडस्ट्री पे एक कैप लगा देते हैं कि आप 100 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस एमिट कर सकते हो। मान लेते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही है, तो इसके तहत इसने 120 यूनिट एमिट कर दिया। इसने अपना जो कैप था उसको पार कर दिया, तो यानी ये 20 यूनिट के नुकसान में है, इसको ये 20 यूनिट कहीं से भरना पड़ेगा। अगर मानते हैं दूसरी वाली जो इंडस्ट्री है इसने कंपैरेटिवली कम एमिट किया है और इसके जो 100 यूनिट है उसके अनुसार सिर्फ 80 यूनिट ही ये छोड़ पाया है, एमिट कर पाया है, तो इसकी ये +20 में है, इसके पास 20 बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कम एमिट करने वाली है इसको फ़ायदा ये होगा कि ये जो 20 यूनिट है ये इसको बेच सकता है
और इसके जो 20 यूनिट्स माइनस में है वो ज़ीरो हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये भी मीटअप कर पाएगी और इसको फ़ायदा हो गया कम एमिट करने का। तो बेसिकली कैप कर दिया हमने, जिसने भी बचा लिया, जिसके कम एमिट हुए हैं और उसके अभी भी यूनिट्स बचे हुए हैं, वो आराम से उसको ट्रेड कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, जिस भी इंडस्ट्री ने कम ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ी है उसको हमने यहाँ पर रिवॉर्ड्स दे दिए, एक तरीके से उसको इंसेंटिवाइज कर दिया। तो इस वजह से हर एक इंडस्ट्री सोचेगी कि भाई हम इंसेंटिव के चक्कर में, रिवॉर्ड के चक्कर में कोशिश करें कि थोड़ा कम एमिट हो, जो हमारे को कैप दी गई है, जो टारगेट दिया गया है उससे हम नीचे ही रहें। तो इससे ओवरऑल जो कार्बन है उसका एमिशन कम होगा। अब जो कार्बन टैक्स है, ये तो सीधी सी बात है, कार्बन पे एक प्राइस लगा देता है सीधा सीधा, यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए एक टैक्स रेट यहाँ पे बता दिया गया है। या फिर फॉसिल फ्यूल्स जो आप जला रहे हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, उसमें कितना कार्बन कंटेंट है इसके ऊपर प्राइस लगा दिया जाता है। तो भाई इससे होगा क्या, जो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलाएगा उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, जो कम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जलाएगा उसको कम टैक्स भरना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही अवॉइड करेगा किसी भी तरीके के ग्रीन हाउस गैस एमिशन को उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधे कार्बन को हमने प्राइस से जोड़ दिया, जिससे कि जो भी ज़्यादा कार्बन एमिट करता है उसको यहाँ पे डिस्करेज करने का एक तरीका निकाला है हमने। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल एक रीसेंट स्टडी आई है CSIR और नीरी की। नीरी क्या है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नागपुर में है। वहाँ उस स्टडी में ये पाया गया है कि जो वेजिटेबल्स है उस सॉइल में हैवी मेटल्स पाए गए हैं, वो सोर्स है हैवी मेटल्स का। हालांकि जो हैवी मेटल्स हैं ये नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन रीसेंट टाइम में इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से अब ये ज़रूरत से ज़्यादा हमको एनवायरनमेंट में मिलेंगे। वो अगर किसी भी फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तो वो आपकी तबीयत ख़राब करेंगे, 100% करेंगे। इस स्टडी में ये बताया गया है कि यमुना के फ्लड प्लेन्स में जो भी वेजिटेबल उगाए जाते हैं उन सभी में काफ़ी हाई डोजेज ऑफ लेड पाई गई है। तो ये चीज़ आप याद रखें, सीसा यानी कि लेड की बहुत हाई डोजेज पाई गई हैं उन सब्जियों में जो यमुना के फ्लड प्लेन्स या फिर बाढ़ के मैदानों में उगाई जाती है। यानी जो भी यमुना का फ्लड प्लेन है, अब फ्लड प्लेन क्या होता है, देखिए नदी अगर इस तरीके से बह रही है, नॉर्मली अगर कभी बारिश होगी तो ये नदी कितने एरिया तक बह सकती है, यानी अगर बारिश होगी तो पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो नदी जो है वो इतनी बड़ी पहुंच सकती है। तो ये जो पूरा है ये नदी का फ्लड प्लेन कहलाता है। जनरली ये जो सॉइल होती है ये अलुवियल मिट्टी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ उगाई जाए तो वो काफ़ी अच्छे से उगती है, इसी वजह से यहाँ पे वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। पर समस्या ये है, जो वेजिटेबल यहाँ पे उगाई जा रही हैं उनमें बहुत हाई कंसंट्रेशन पाया जा रहा है लेड का। और ऐसी सब्जियों को अगर हम लंबे समय तक उपयोग करेंगे, लंबे समय तक हम खाएंगे, तो इससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ हो सकती हैं। हाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। नीरी ने जो अध्ययन किया है उसके अनुसार 7 तरह की सब्जियाँ, जिसमें पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मूली, बैंगन, धनिया, मेथी और पालक, देखिए आप सब वही सब्जियां हैं जो ज़्यादा उपयोग में आती हैं। तो इन सभी में ये हैवी मेटल्स की मात्रा पता लगाने के लिए इनका सैंपल कलेक्ट किए गए थे। हालांकि यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरता है, लेकिन फिर भी दिल्ली का 70% ऑफ द कचरा है जो वो इसी यमुना में आके मिलता है। और ये 2015 में भी हुआ था, जब NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कह के यमुना नदी पे उगने वाले जो सब्जियां हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया था कि वहाँ पे जो भी सब्जियां उग रही हैं उनमें अधिक मात्रा में हैवी मेटल्स पाए गए हैं। लेकिन उस बैन के बाद भी आज भी यमुना के फ्लड प्लेन्स पे सब्जियां उगाई जा रही हैं। और अभी स्टडी में भी यही चीज़ सामने आई है कि वहाँ पे हैवी मेटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मेनली लेड, और लेड से बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियाँ होती हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई ने एक सेफ लिमिट तय की है कि कितनी हद तक हैवी मेटल्स अगर वेजिटेबल्स में मिलें तो वो ओके हैं या सेफ हैं। तो जो सेफ लिमिट तय की गई है वो है 2.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ वेजिटेबल, यानी 1 किलो वेजिटेबल में सिर्फ 2.5 मिलीग्राम ही अगर हैवी मेटल्स हैं तो ही वो सेफ माने जाएंगे, उससे ज़्यादा हैं तो वो अनसेफ हैं। और ये जो स्टडी की गई इसके दौरान जो हैवी मेटल्स पाए गए हैं उसमें आपको जान के ताज्जुब होगा, कई जो सबसे सेफ लेवल पाए गए हैं यहाँ पे वो है 2.8 mg पर केजी, जो अपने सेफ लेवल से काफ़ी ऊपर है। और जो हाईएस्ट मेटल कंसंट्रेशन पाया गया है वो रेंज करता है 13.8 mg पर केजी तक, यानी एक्सट्रीम। ऐसे में सब्जियां तो होंगी नहीं, उसमें हैवी मेटल्स ही भरे हुए हैं।
अब क्यों इसमें इतने ज़्यादा हैवी मेटल्स आ रहे हैं? सबसे पहले तो जो भी कचरा गिरता है यमुना में इंडस्ट्री से या डोमेस्टिक से, उसमें कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स की मात्रा होती है जो जाके यमुना के कंटामिनेट करते हैं। यमुना से वो उसके फ्लड प्लेन्स पे जम जाते हैं, उसके सॉइल में नीचे लीच हो जाते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस कुछ इस दौरान ऐसी रही हैं जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेशन हो रहा है सॉइल का, वाटर बॉडीज़ का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आजकल जो मॉडर्न फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं उनमें केमिकल कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें केमिकल का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो जो फर्टिलाइज़र्स मान लीजिए मेरे खेत से बह के अगर कहीं नदी में मिल जाते हैं तो नदी को कंटामिनेट कर देते हैं। उसके अलावा आजकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि स्थिति को और ज़्यादा चिंताजनक बना देता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एमिशंस हो रहे हैं, यानी जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है व्हीकल का तो उससे भी कुछ एमिशंस निकलते हैं, उससे भी कुछ धुआं निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है। अब हम देखते हैं हैवी मेटल्स के क्या इफ़ेक्ट होते हैं फूड चेन पे या फिर बॉडी पे हमारी। देखिए जनरली क्या देखा गया है, मान लेते हैं ये कोई सॉइल है, इस पे ये पौधा उग रहा है। अगर इस मिट्टी में हैवी मेटल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ये जो पौधा जब न्यूट्रिएंट के साथ हैवी मेटल ले लेगा तो हैवी मेटल कॉन्सेंट्रेशन इस पौधे में आ जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जो सब्जी देता है या जो फल देता है, वो फल जब आप कंज्यूम करेंगे तो उस फल के ज़रिए ये जो हैवी मेटल है ये आपकी बॉडी में आ जाएगा। भले ही आप उसको कितना भी धो लें, कितना भी उसको साफ़ कर लें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ हैवी मेटल तो आपकी बॉडी में आएगा ही आएगा। और ये कंप्लीट फूड चेन में यहीं से एंटर हो जाता है। यानी अगर आपने सॉइल को प्रदूषित किया है, अगर आपने वाटर को प्रदूषित किया है, समझ लीजिए यहाँ से कोई नदी निकल रही थी, वो प्रदूषित थी, धीरे धीरे क्या होगा उसके पानी से लीच होके हैवी मेटल्स यहाँ पे जमने लगेंगे, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पे सॉइल में आ जाएंगे, जो उसके बाद से फूड चेन में आ जाएंगे। मान लीजिए ये जो प्लांट है जिसमें हैवी मेटल अक्वायर हो गया है, ये किसी हिरण ने खा लिया, हिरण को मान लेते हैं वुल्फ ने खा लिया, वुल्फ को मान लेते हैं आप लायन ने खा लिया, तो ये जो हैवी मेटल है ये देखिए आप पूरे चेन में आ गया है, फूड चेन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा ये। जब लेड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, वो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वहीं पे अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग कर सकता है, जिसको आर्सेनिकोसिस भी कहते हैं। अब आर्सेनिक आपकी बॉडी में कैसे पहुंचेगा? जनरली आर्सेनिक जो है वो ग्राउंड वाटर से हमारी बॉडी में पहुंचता है। फिर मर्क्यूरी की अगर बात करें तो ये भी एक हैवी मेटल है। अगर हम कंटामिनेटेड सी फूड खाते हैं तो मर्क्यूरी हमारी बॉडी में पहुंचता है। इससे क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, हमारी किडनी डैमेज हो सकती है और हमारा लिवर भी डैमेज हो सकता है। फिर बात करते हैं डायऑक्सिन्स की। अगर हम कभी कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, कुछ ऐसा फूड आप खा लेंगे जो डायऑक्सिन से कंटामिनेटेड है, तो वो आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा। ये आपके हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करेगा और अल्टीमेटली अगर एक ऐसी स्टेज पे ये पहुंच जाएगा जहां पे बॉडी को बर्दाश्त नहीं होगा तो एक कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हैवी मेटल्स ह्यूमन की हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ये है सिटीज़ एंड क्लाइमेट चेंज। टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक समिट हुई है, समिट का नाम है C40 वर्ल्ड्स मेयर समिट, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क में कंडक्ट की गई है। अब ये समिट क्या है? ये एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे पूरे विश्व से इंपॉर्टेंट लीडर्स मिलते हैं और वो ग्रीन अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और साथ में वो यहाँ पे चर्चा करते हैं किस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकती हैं, उसके चैलेंजेस से टैकल कर सकती हैं। यहाँ पे मेयर्स और डेप्यूटी मेयर्स ने तो ये समिट अटेंड की है, इसके साथ क्लाइमेट के कुछ एक्सपर्ट्स भी आए थे, इन्फ्लुएंसर्स आए थे, बिजनेस लीडर आए थे, इनोवेटर्स आए थे, चेंज मेकर्स आए थे और सिटीजन्स भी इन्वॉल्व थे। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो इस तरीके की टोटल 6 मेयर समिट्स हुई हैं, जो कि लंदन में हुई है 2005 में, न्यूयॉर्क में हुई है 2007 में, सियोल में हुई है 2009 में, साओ पाउलो में हुई है 2011 में, जोहानिसबर्ग में हुई है 2014 में और मेक्सिको सिटी में हुई है 2016 में। और उसके बाद जो अभी करेंटली कंडक्ट की गई है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई है। तो आप याद रखें टोटल 7 हो चुकी हैं अगर हम एक डेकेड की यहाँ पे बात करते हैं तो। अब हम देखते हैं C40 समिट क्या है। एक नेटवर्क है जहाँ पे वर्ल्ड की मेगा सिटीज़ आती हैं। यहाँ पे हमने शुरुआत किया ये नेटवर्क को 2005 में। 700 मिलियन से ज़्यादा सिटीजन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है उनकी इकोनॉमी द्वारा, उनकी मेगा सिटीज़ द्वारा।
C40 जो है वो सिटीज़ को सपोर्ट करती है कि वो कोलैबोरेट कर सके, इफेक्टिवली शेयर कर सकते नॉलेज और मीनिंगफुल, मेजरेबल एंड सस्टेनेबल एक्शंस ले सके क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। मतलब अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये समिट हमारे कंडक्ट की जाती है। मेगा सिटीज़ यहाँ पे आती हैं पूरे वर्ल्ड से। 2005 में इसको शुरू किया गया था। और जो अगर मैं बताऊँ तो पहली मेयर्स समिट कहाँ हुई थी, वो लंदन में हुई थी। 6 भारत की सिटीज़ C40 की मेंबर्स हैं, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए बहुत, किस तरीके से सिटी को क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक किया जा रहा है। ह्यूमन हैबिटेट के हिसाब से सिटीज़ जो है करीब 78% एनर्जी प्रोडक्शन कंज्यूम करती हैं वर्ल्ड वाइड और 60% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं। तो क्योंकि सिटीज़ से इतना ज़्यादा प्रदूषण बाहर जा रहा है, इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज के लिए सिटीज़ काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा अर्बनाइजेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए? तो देखिए, अगर अर्बनाइजेशन होता है यानी बहुत सारे जो एरियाज़ पहले खाली रहते होंगे, जहाँ पे पार्क होंगे, मिट्टी होगी, उन सबको कॉन्क्रीट कर दिया है क्योंकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया है, किसी ने वहाँ घर बना लिया। उसके अलावा बहुत ज़्यादा घर बनते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे एयर की क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, वाटर क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे मैंने बताया, वहाँ पे अगर कोई पार्क होता तो अगर कभी भी फ्यूचर में बारिश आती तो ये मिट्टी थी, ये पानी सोख लेती। पानी सोखने से 2 फायदे होते हैं, एक तो रन ऑफ नहीं बढ़ता, तो आने वाले टाइम में अर्बन फ्लड्स की संभावना कम हो जाती है, और साथ साथ अगर पानी इस तरीके से मिट्टी के अंदर परकोलेट हो जाएगा, लीच इन हो जाएगा, तो आपके ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो मेंटेन रहेगी। वरना आजकल देखा क्या जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे चला गया है, यानी हमने उसको इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। अगर एक समय ग्राउंड वाटर यहाँ कहीं हुआ करता था, तात्पर्य ये है मेरा, अगर आप इतना ज़मीन को खोदेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। तो आज जो है वो ग्राउंड वाटर की बहुत नीचे जा चुकी है लेवल, मतलब आपको बहुत दूर तक खोदना पड़ेगा, उसके बाद आपको पानी यहाँ पे मिलेगा। ये जो C40 है, अभी हमने देखा ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको C40 नाम क्यों मिला? क्योंकि जब 2005 में स्टार्ट किया गया था उस समय सिर्फ 40 ही सिटीज़ इसकी मेंबर थी, इस वजह से इसका नाम C40 रखा गया था। अभी करीब इसके अंदर 96 मेंबर्स हैं। और C40 के ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं? तो इसके ऑफिस की बात करें, न्यूयॉर्क में है, USA में है, उसके अलावा लंदन में है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, हम अपने आज के लेक्चर में यहीं तक के टॉपिक रखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं आगे के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं इस लेक्चर से आपको हेल्प मिली होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत बन रहे होंगे। आप पूरी लेक्चर सीरीज़ में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।